हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर स्टार्ट करने वाले। पेपर का नाम है आपका इनकम टैक्स। ओके, अब ये जो इनकम टैक्स पेपर है ये आपकी एक प्रैक्टिकल पेपर है। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है एंड आपकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बीकॉम के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस कोर्स हो गया। तो उन सारे कोर्सेज में इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ लोग सीए, सीएमए, सीएस इन सारे कोर्सेज को नहीं भी करना चाहते, फिर भी आप इस पेपर को अच्छी तरीके से कवर करके इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा साइड हसल हो सकता है, क्योंकि टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप लोगों के इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, उनके जो केसेस आ रहे इनकम टैक्स के रिफंड वगैरह के लिए, उससे प्रैक्टिस में ले सकते हो और उससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर फिर भी आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो पेपर है आप कभी ना कभी लाइफ में इनकम तो करोगे ना। और ये पेपर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि जब आप इनकम करोगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना है। तो जब आप टैक्स दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन से इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन कौन से इनकम इंडिया में एग्जेम्प्टेड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो पेपर है इसे सर हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेस्ट लेवल से कवर करेंगे, सो दैट ये जो पेपर है जब आप ये यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको हो। ओके, और जब ये वीडियो आप देख रहे हो, जो भी मैं नोट्स यहाँ पे आपको शो करूंगा स्क्रीन पे, जो भी मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये जो नोट है ये आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जितने भी क्लासेस रहेंगे वो पूरा का पूरा फ्री क्लासेस होगा, और आप इस फ्री क्लासेस में बहुत ही इजीली मैं इनकम टैक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपकी बीकॉम में जिस तरह की क्वेश्चन आता है आपकी ग्रेजुएशन में आज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस हिसाब से आपका जितना भी क्वेश्चन आता है, जिस टाइप के क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग प्रिपेयर करने वाले। बस आपको एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसमें हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। जब भी मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ 30 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी वीडियो है वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। वीडियोज एवरी डे अपलोड होंगे, ओके। सिक्वेंशनली आज अगर ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसके अगले दिन एक और वीडियो अपलोड होगा, और बहुत बहुत आराम से हम लोग इसे कवर करेंगे। जितने भी यूनिट्स है आपकी वो पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स इंडिया में कलेक्ट करने के लिए पावर किसके पास है, ओके। और बेसिकली इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस में क्या डिफरेंस है, जो डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनकम टैक्स है उसमें, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि सर ये टैक्स क्या होता है, ये टैक्स क्या होता है और एक गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा ये मोदी जी से पूछ रहा है, मोदी जी टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। और मोदी जी इसे हमें आराम से जवाब दे रहे। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे कि टैक्स इज ए कंपल्सरी फी और फाइनेंशियल चार्ज levied by any government on an individual or on an organization to collect revenue for public work। क्या डेफिनेशन बोला है सर, गूगल में ये डेफिनेशन अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा। देखो टैक्स सर क्या है, टैक्स ये बोल रहे कि टैक्स एक कंपल्सरी फी है, कंपल्सरी फी है। क्यों सर, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सर मुझे इस साल टैक्स देना है, मेरा मर्जी है इस साल टैक्स दूंगा, अगले साल तो नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसा आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भाई आपको कंपल्सरीली टैक्स देना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगा, हमारा मर्जी चलेगा। आप अगर इनकम कर रहे हो तो आपको टैक्स देना है। सो टैक्स इज ए फी और कंपल्सरी फिनेंशियल चार्ज, क्योंकि आप इसे मॉनिटरीली पेमेंट कर रहे हो, इसीलिए ये एक फिनेंशियल चार्ज है, क्योंकि इसे आप मनी में पे कर रहे हो, पेबल इन मनी, ओके। इसे आप मॉनिटरीली पे करोगे, इस वजह से ये एक फिनेंशियल चार्ज है। लेविड बाई एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क। सर देखो, पहले तो ये लड़की पूछ रही है, बच्ची पूछ रही है कि सर टैक्स क्या है, और मोदी जी बोले कि भाई टैक्स कुछ नहीं है बेटा, टैक्स क्या है, कंपल्सरी फी है
और फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल लोगों से लेता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, जो कंपनीज वगैरह है उनसे भी हम टैक्स लेते, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम टैक्स लेते। और क्यों टैक्स लेते सर? पब्लिक वार के लिए। दूसरा क्वेश्चन वही पूछ रहा है वो, और उसका आंसर मोदी जी ने एक ही लाइन पे दे दिया कि सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है, गवर्नमेंट को टैक्स लेने की जरूरत क्या है। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है। तो देखो, जब भी अपने इलेक्शन वगैरह हो रहा है ना आपके स्टेट में, या फिर जब भी आपकी जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो आप लोगों ने किसी ना किसी पार्टी को तो वोट किया होगा, चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हो, चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, चाहे आप किसी भी पार्टी के आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हो, किसी भी पार्टी के आप सपोर्टर हो। आपका जो मेन मोटिव था, आप किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करता तो आपकी मेन मोटिव क्या होता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट आएगा हमें लगता है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। ठीक है सर, अच्छा काम बोले तो अच्छे काम में क्या क्या आता है? देखो, हमारी इंडियंस की कुछ बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि हमारी रोड्स अच्छे होने चाहिए, हमारी बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो हॉस्पिटल होना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होना चाहिए, हमारी कंट्री एक सिक्योर कंट्री बने, डिफेंस सिस्टम इसका अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यानी कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट ये सारे हमारे पास अवेलेबल हो, हमारी इनकम बढ़े, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश की एक गवर्नमेंट का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे चीज़ों को वो क्या करे, डेवलप करे। ओके, सो it is the primary responsibility of every government, it is the primary responsibility of every government to work for overall development of the country। एक कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना किसी भी गवर्नमेंट का सबसे पहला काम है सर। तो जो मेजर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, लाइक डिफेंस है हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर के लिए, इस सारे सेक्टर के लिए काम करना, इन सारे सेक्टर को डेवलप करना, ये हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। देखो, हमें हेल्थ केयर अच्छा करना है, हमें डिफेंस अच्छा करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, इन सारे चीज़ों को डेवलप करने के साथ साथ हमें कंट्री में लोगों की लाइफस्टाइल भी इंक्रूवमेंट करना है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, आप अगर देखोगे तो सिंगापुर हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ये सारे कंट्रीज हमसे बहुत छोटे, लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर टॉप कंट्रीज की मैं बात करूं तो उसमें लग्जमबर्ग, यूएस, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज, हांगकॉन्ग, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो हमारी देश की जो पर कैपिटा इनकम है, पर हेड इनकम है, वो भी इनकम को इंक्रीज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना, जो ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया, जो यूनिवर्सिटीज हमारे हो गए, तो उसमें तो सर हम कुछ पैसा नहीं देते। ठीक है, उसमें तो हमारी जो खर्चा है बहुत ही कम है। ग्रेजुएशन में आप टोटल खर्चा कितना करते हो सर? कोई भी, अगर मैं किसी ऑटोनॉमस कॉलेज या फिर बड़े यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आपको 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर सेम आप किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाओगे ना, सेम अगर आप XIM जावियर इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, जावियर यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, आप बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप किसी IIM में चले जाओ, आप किसी और यूनिवर्सिटी जैसे कि कोई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, दे विल चार्ज 40 lakhs, 10 to 40 lakhs चार्ज होता है सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, डिपेंडिंग वो यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है। ओके, 10 लाख से 40 लाख तक। जैसे DAV का ग्रेजुएशन है, DAV के ग्रेजुएशन में भी आपको 10 से 30 लाख का, मतलब ये 40 लाख एक अपर लिमिट है, लेकिन 10 to 15 लाख का आराम से आपका 3 साल में खर्चा हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन में 3 से 4, अभी तो 4 साल का हो चुका है, लेकिन 3 साल जो पुराना सिस्टम था उसमें 10 से 15 लाख की आराम से आपकी खर्चा हो जाता है। तो सर टीचर तो सेम है, क्योंकि क्वालिफिकेशन उतना चाहिए। गवर्नमेंट के जो कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स है, उन्हें तो ऐसा नहीं है कि जो लेक्चर्स है या फिर जो फैकल्टीज है उन्हें तो फ्री में पैसा नहीं मिलता है ना, वो फ्री में नहीं पढ़ाते। वो लोग तो, उनकी तो सैलरी है वो लाखों में है उनकी सैलरी। किसी प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से 2 लाख की है। और ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो 70-80,000 से लेके 1-2 लाख तक है। और ऊपर से आज अभी जो 8th पे कमीशन लगने वाला, उसमें भी उनके सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट आपसे फीस नहीं ले रहा है। ठीक है, रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट आपसे फीस नहीं ले रहा है, और उसी के साथ साथ आपका एजुकेशन फीस भी कम है, लेकिन लेक्चर जो आपकी लेक्चर्स है उनकी सैलरी
जो आपकी प्रोफेसर वगैरह है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा आ कहाँ रहा है? गवर्नमेंट जो आपको 1 रुपए में राशन वगैरह दे रहा है, फ्री में जो आपको राशन वगैरह दे रहा है, चाहे फ्री में वो चावल हो गया, फ्री में गेहूं हो गया, फ्री में जो भी आइटम्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका खर्चा कैसे आ रहा है सर? जो सर रोड बन रहे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, जो आपकी नेशनल हाईवेज बन रहे, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? तो ये सारे चीजें हमें चाहिए, लेकिन हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, मोदी जी जो है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम चाहते हैं कि ये बेसिक फैसिलिटीज हमें मिलना चाहिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा सर कि इन सारे चीजों के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा। ठीक है, इन सारे चीजों को अच्छे लेवल पे करने के लिए, हाई क्वालिटी के साथ करने के लिए यू नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आपको एक बहुत बड़ा फंड चाहिए। तो ये फंड सर आएगा कहां से? देखो, गवर्नमेंट को फंड तो चाहिए। गवर्नमेंट के पास फंड लाने में 2-3 रास्ते, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास रास्ते नहीं है। पहला जो रास्ता है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट। आप इंडियन रेलवे की बात करिए, आप इंडियन रेलवे की बात कर लीजिए, आप एलआईसी की बात कर लीजिए, आप एनटीपीसी कंपनी की बात कर लीजिए, आप ओएनजीसी एक कंपनी है उसकी बात, ओएनजीसी कंपनी है उसकी बात कर लीजिए, आप आईओसीएल इसकी बात कर लीजिए। ये सारे क्या है सर? ये गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट को पैसा इन कंपनीज से भी आता है। गवर्नमेंट की इन कंपनीज में बहुत बड़े स्टेक्स है। तो गवर्नमेंट, ये जो कंपनीज है ये अपने सेक्टर में मोनोपोली कंपनीज है, यानी कि इनका ही पूरा आपका पूरा राज चलता है। एक और कंपनी था बीएसएनएल, एयर इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बेच दिया। तो गवर्नमेंट को अपनी बिजनेसेस से बहुत ज्यादा पैसा आता है। ओके, लेकिन सर आप एक बात बताइए हमें कि कौन सी गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिटेबल है? क्योंकि एलआईसी भी ऑलमोस्ट लॉस में चल रहा है, इंडियन रेलवे तो लॉस में चल रहा है, एनटीपीसी भी लॉस मेकिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाता है, ओएनजीसी, आईओसीएल, सबकी हालत ऐसा है। क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट की जो बेसिक मोटिव है, गवर्नमेंट का बेसिक मोटिव है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट का बेसिक मोटिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। इस वजह से ये जो कंपनीज है ये क्या करते हैं? ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट की बिजनेस का जो सोर्स है वो एक अच्छा सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस है, लेकिन जितना अदानी अंबानी अर्न कर रहे उतना गवर्नमेंट क्या अर्न कर रहा है सर? नहीं कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस मोटिव है, उनकी प्रॉफिट मोटिव है। तो गवर्नमेंट का ये जो सोर्स है ये इतना रिलायबल सोर्स नहीं है। दूसरा एक और सोर्स है वो है टेकिंग लोन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने आईएमएफ का नाम सुना होगा, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा। जब भी पाकिस्तान वगैरह को पैसा चाहिए होता है ना, पाकिस्तान जो हमारी पड़ोसी कंट्री है उसका हालत बहुत बुरा है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों को, जैसे जो भी बैकवर्ड कंट्रीज है, उन्हें जब पैसा चाहिए होता है वो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेते। तो हमारी कंट्री भी दूसरे कंट्री से कभी कभी लोन लेता है, कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, इन लोगों से भी लोन लेता है। तो गवर्नमेंट का एक और सोर्स तो बन गया कि लोन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन सर जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो है दूसरा वाला सोर्स, यानी कि कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक फॉर जनरल वर्क। ओके, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई जो भी हम रोड बना रहे हैं, जो भी हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसको यूज कौन करने वाला है? उसे तो गवर्नमेंट यूज, मतलब उसे तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो यूज करेगा ना, उसे तो गवर्नमेंट यूज नहीं करेगा। ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट का यह मानना है कि जो लोग इसे यूज करेंगे उन्हें ही टैक्स देना चाहिए। ठीक है, तो जो दूसरा सबसे मोस्ट रिलायबल सोर्स है ना, वो है टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं सर कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस है? तो बेसिकली अगर हम ब्रॉड सेंस में बोले स्टूडेंट्स, इंडिया में 2 टाइप के टैक्स है। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सर आपका क्या आता है? बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में आज के डेट में आपके पास 2 ही टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और एक है टैक्स ऑन डिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि पहले एक और टैक्स लगता था आपका जिससे बोला जाता था वेल्थ टैक्स, लेकिन आज के डेट में वेल्थ टैक्स आपका नहीं लगता है। आज के डेट में आपका इनकम टैक्स लगता है एंड उसी के साथ साथ आपका ऑन डिस्क्लोज इनकम एंड ऑन डिस्क्लोज फॉरेन एसेट के ऊपर आपका टैक्स लगता है। यानी कि मैं सिंपली अगर बोलूं, आपकी ब्लैक मनी के ऊपर एक टैक्स है जिसका रेट सेपरेट है और आपकी इनकम टैक्स का रेट सेपरेट है।
और इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो इसमें जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, कभी कभी इसके में वैट भी आपका अप्लीकेबल होता है। तो वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स में लगता है। सर एक बात बताइए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक बात बताइए हमें, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? जो बेसिक डिफरेंस है ये आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? तो देखिए एक एक पॉइंट हम बात करते हैं। जो पहला डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा जो इनकम है वो है 12 लाख का। ओके, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, मेरा इनकम है 12 लाख का। ओके, तो 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट ये डिसाइड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपके लिए रेट फिक्स है। आप एक काम करिए, जो 12 लाख आप इनकम कर रहे हो ना, 12 लाख आपका सैलरी है, ये 12 लाख की सैलरी में आप एक काम करिए सर, जितना आपका टैक्स आ रहा है आप उसे खुद कैलकुलेट कर लीजिए और हमें पे कर लीजिए। ओके, जो 12 लाख की आपकी सैलरी है, ये 12 लाख की सैलरी में कितना टैक्स आने वाला है ये आप खुद कैलकुलेट करिए। खुद कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर डेट से पहले आप हमें क्या करिए, पे कर लीजिए। ओके, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमें पता है कि भाई हमें कितना टैक्स देने वाला है। ओके, आज पर द अभी अगर आप बात करोगे तो जो न्यू बजट आया है 1 फरवरी 2025 में जो बजट आया है, उसमें तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो 12.12 लाख तक की जो सैलरी इनकम है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर कोई पर्सन 12.75 लाख का इनकम करेगा तो उसका पूरा का पूरा वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसे जीरो टैक्स देना है। ओके, लेकिन ये अभी अप्लीकेबल नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होगा। तो इसी वजह से अभी हम मान के चलते कि 12 लाख के ऊपर आपको कुछ टैक्स देना है। तो अगर जितना भी टैक्स देना है वो आपको पता है, रेट्स कितना है वो आपको पता है। ओके, तो ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का एक मेजर डिफरेंस है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो पॉइंट है वो ये, पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स वन एंड सेम पर्सन, दैट इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन द सेम पर्सन। वाह क्या लाइन है सर। भाई मेरा इनकम 12 लाख का है, मेरा जो इनकम है वो 12 लाख का है, तो मुझे पता है कि ये टैक्स, इसमें से सपोज 2 लाख का टैक्स आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, मैं पूरा का पूरा इसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि 12 लाख का मेरा इनकम है, मुझे सपोज गवर्नमेंट को 2 लाख का टैक्स देना है। तो ये जो 2 लाख का मुझे टैक्स देना है स्टूडेंट्स, ये 2 लाख मुझे अपने पॉकेट से देना है, और मुझे पता है कि मैं 2 लाख का टैक्स दे रहा हूं। तो यहां पे क्या है, पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स बोथ आर सेम पर्सन। ओके, पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स बोथ आर सेम पर्सन, यानी कि जिस पर्सन टैक्स दे रहा है उसे पता है कि वो कितना टैक्स दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स आर नॉट सेम पर्सन, यानी कि पेयर कोई और है एंड सफरर कोई और है। ओके, देखो आपने सपोज एक आईफोन खरीदा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने सपोज एक आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदा, आपने प्रो मैक्स ये आपने खरीदा आईफोन 16 प्रो मैक्स। आईफोन 16 प्रो मैक्स सर कितने का आता है? सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 1,35,000 का आ रहा है। सर इंडिया में ये प्राइस है ना, दुबई में कितना है सर? दुबई में तो हमें 90,000 में मिल जाता है। ये इंडिया में आपका कितना मिल रहा है? 1,35,000 का, और दुबई में कितना मिल रहा है सर? 90,000 का मिल रहा है। सर एक बात बताइए, एप्पल का ही फोन है, सेम ही ब्रांड का फोन है, ठीक है, फीचर्स भी सारे सेम है, इंडिया में फिर क्यों लग रहा है 1,35,000 का प्राइस है? इंडिया में ये लोग क्यों ज्यादा रेट में बेच रहे और दुबई में क्यों सस्ता बेच रहे? जबकि पैसे तो दुबई वालों के पास ज्यादा है, इंडिया में तो पैसे नहीं है। इंडिया में तो ज्यादा गरीब लोग है ना। ये तो हम लोग आईफोन सिर्फ दिखाने के लिए ले लेते हैं ना। ये तो हम लोग आईफोन सिर्फ मिरर के सामने बैठ के वो सेल्फी लेने में, मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए तो हम आईफोन ले रहे। तो हमारे पास पैसे भी कम है, हम लोग तो ईएमआई पे आईफोन लेते हैं। दुबई वालों के पास पैसे ज्यादा है, फिर भी सेम ब्रांड का फोन वहां पे 90,000 में बिक रहा है, यहाँ पे 1,35,000 में बिक रहा है। ये डिफरेंस क्यों है सर? ये डिफरेंस स्टूडेंट है ड्यू टू जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली एक ही पर्पस के लिए है, वो है जीएसटी की वजह से।
क्योंकि इंडिया में 18% का जीएसटी अप्लाई होता है ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेकिन दुबई में वो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर नो टैक्स आप बोल सकते हो। या फिर दुबई में आज के डेट में वैट एप्लीकेबल होता है 4% का, ठीक है। इसी वजह से दुबई में और इंडिया की रेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं बेसिकली बोलूँ कि दुबई में भी इंडिया में भी आईफोन का रेट कितना है 90,000 प्लस टैक्सेस के लिए हम कितना दे रहे हैं सर 45,000। ओके, इंडिया में भी टैक्स 90,000 का है, लेकिन हम टैक्स के लिए और 45,000 के आसपास एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन सर जब भी हम फोन खरीद के लाते हम तो यही शो करते ना कि भाई ये देख 1.5 लाख का फोन है, भाई ये देख 1,30,000 का फोन है, ओके, ये देख मेरा आईफोन 70,000 का। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम कोई शर्ट खरीद रहे हैं, हम कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, हम कोई भी चीज़ें, हम कोई टैबलेट वगैरह खरीद रहे हैं, कोई लैपटॉप वगैरह खरीद रहे हैं, हर चीज़ों में हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इवन इफ अगर हम आटा भी खरीद रहे हैं ना, सपोज हमने आईटीसी का आशीर्वाद का आटा खरीदा, अभी एक पैकेट 1 केजी का जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपीज़ का, ठीक है। 1 केजी आटा की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ का। कुछ साल पहले ये कितना था सर 45 का था, 1-2 साल पहले। कुछ साल पहले ये 38 का था, 3-4 साल पहले। लेकिन अभी उसका प्राइस 50 हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट ने जीएसटी ऐड कर लिया है, इसमें भी आपका जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम बचपन से, पैदा होने से पहले ही, जब आप दुनिया में आए नहीं थे ना, तब से आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। आप दुनिया में आने से पहले, अगर आप इंडिया में पैदा हो रहे हो ना, तब से पैदा होने से लेके आज तक आप सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वे, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे पेयर कौन है, जो जिस पर्सन से आपने आईफोन खरीदा 1,35,000 का, वो क्या करेगा, अपने पास 90,000 रखेगा और 45,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है। सो पेयर अलग पर्सन है, पेई अलग, मतलब पेयर अलग पर्सन है एंड सफरर अलग पर्सन है। क्योंकि 90,000 आपने पे किया है, आपने टोटल अमाउंट पे किया है 1,35,000 का, लेकिन गवर्नमेंट को वो पैसा कौन पे कर रहा है, जो आपका सप्लायर है, यानी कि जो आपको फोन बेच रहा है वो उसका सप्लायर है, और वो पे कर रहा है 45,000। सो पेयर एक अलग पर्सन है, पेई एक अलग पर्सन है। इसी वजह से दोनों को नहीं पता चलता, जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, उसके हाथ से नहीं जा रहा है तो उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, और जो पे कर रहा है एक्चुअली, जो इस टैक्स के बर्डन को क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है ना, ठीक है। जो बर्डन ऑफ टैक्स जो बर्न कर रहा है वो क्या है एक्चुअली, उसे पता ही नहीं है कि उससे इनडायरेक्ट वे में टैक्स लिया जा रहा है, ओके। सो पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट पर्सन, दैट इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन। यहां पे दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट है इनकम बेस्ड टैक्स। सर इनकम टैक्स कब लगता है सर, डायरेक्ट टैक्स कब लगता है, जब आप इनकम करोगे, जब आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा तब आपको टैक्स देना है। लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है सर, जब आप कोई चीजों को बेचोगे ना, जब आप किसी चीज का सप्लाई करोगे, किसी चीज को सेल करोगे, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है। यहां पे क्या है, रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया है कि 12 लाख तक आपका टैक्स कुछ नहीं है, आपका टैक्स पूरा का पूरा नील है। तो इसी तरह से 12 लाख तक जिसका इनकम है उसके 0 टैक्स देना है, लेकिन जो विराट कोहली टाइप के आदमी है, जो अक्षय कुमार टाइप के आदमी है, उन्हें तो 30-40% में टैक्स देना है। मेरे जैसे गरीब इंसान को 0 टैक्स देना है, मेरे जैसे गरीब इंसान को कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट बोला कि आप तो बिलो एग्जम्पशन लिमिट में आ रहे हो, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से यहां पे टैक्स की रेट अलग अलग है। लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, रेट ऑफ ड्यूटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर अगर एक आईफोन खरीदना है, अगर मैं एक आईफोन खरीदता हूं तो मेरे लिए भी सेम रेट ऑफ टैक्स है 18% का। अगर मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी कोई आईफोन खरीदता है तो उसके लिए भी 18% का टैक्स है। यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो गुड्स के ऊपर डिसाइड होता है, ना कि पर्सन की इनकम के ऊपर। तो अगर मैं 1 लाख का फोन खरीद रहा हूं, मेरे ऊपर सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा जो कि मुकेश अंबानी के वाइफ के हाथ में एप्लीकेबल होगा, जबकि दोनों की इनकम में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। मुकेश अंबानी की वाइफ की इनकम बहुत ज्यादा है, मेरे बहुत कम है। मैं लोन लेके मैं ईएमआई पे आईफोन खरीद रहा हूं, और वो उसके पास इतना पैसा है कि वो डायमंड का आईफोन खरीद सकता है। टेक्निकल गुरुजी का बात आप कर लीजिए, टेक्निकल गुरुजी के पास जो 1.5 करोड़ का फोन है उसके ऊपर भी 18% लगता है और हमारे ऊपर भी 18% लगता है,
सोचो कहाँ का न्याय है ये। सो रेट ऑफ ड्यूटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन इनडायरेक्ट टैक्स, बट इन डायरेक्ट टैक्स रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड रेट ऑफ टैक्स इज डिपेंड अपॉन योर इनकम। आपकी इनकम कितना है उससे इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी टैक्स कितना लगने वाला है। बिल्कुल सर। डायरेक्ट टैक्स में क्या है स्टूडेंट्स, जो टोटल रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंटर में जो भी रहेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कुछ भी हो, दो मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके पास पूरा फुल्ली राइट है, वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू दोनों के पास जाता है, क्योंकि आपने शायद नाम सुना होगा आपका CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने एक और नाम सुना होगा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी कोई गुड्स बेचा जाता है तो उसमें दो टाइप के टैक्स लगता है, CGST एंड SGST। सर एक और टैक्स भी तो लगता है ना सर, IGST, और यूनियन टेरिटोरी हो तो UTGST। तो ये भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 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 आपका IGST लगता है तो यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे दोनों हिस्सों में डिवाइड करना है, एक स्टेट गवर्नमेंट को देना है और आधा हिस्सा खुद के पास रखना है। ओके, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो GST में पॉइंट क्या है सर, GST में ये पॉइंट है कि रेवेन्यू दोनों को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू मिलता है। ओके, यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर 2024-25 में इनकम किया है तो आपको इसका टैक्स कब देना है सर, 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में देना है। ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। सो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में, इसी वजह से इनकम टैक्स हमेशा एक साल बाद अप्लाई होता है। जो आपका ये बजट आया है ना 1 फरवरी 2025 को जो भी आपका बजट आया है, इस बजट में जो भी रूल्स लाया गया है, जो भी टैक्स रेट लाया गया है, वो आपका नेक्स्ट ईयर अप्लीकेबल होगा, वो इसी ईयर अप्लीकेबल नहीं होगा। इसी वजह से आपका क्या होता है, हमेशा इनकम टैक्स एक साल बाद अप्लाई होता है। डन सर, डन। सो इसी वजह से इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे कुछ नहीं है, देयर इज नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट। उसके बाद सर इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का है, यानी कि अमीर इंसान को ज्यादा टैक्स देना है, गरीब इंसान को कम टैक्स देना है। अगर मेरा इनकम बहुत कम है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा इनकम 5-6 मतलब 7 लाख से कम है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है आज के डेट में। आगे जाके कुछ टाइम के बाद ये 12 लाख का हो जाएगा कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे 12 लाख तक इनकम है, तो मतलब मेरी मंथली इनकम अगर 1 लाख का है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स में, तो यहाँ पे किसी मुकेश अंबानी को ज्यादा टैक्स देना है, मुकेश अंबानी या फिर विराट कोहली हो गया या फिर अक्षय कुमार हो गया, इन्हें ज्यादा टैक्स देना है। लेकिन GST में क्या है, वो रिग्रेसिव नेचर का है। GST में ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जितना गुड्स खरीदेगा, जो जितना कंज्यूम करेगा, उसे उतना टैक्स देना है। अगर कोई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो ज्यादा टैक्स देना है, अगर कोई कम कंज्यूम कर रहा है तो कम टैक्स देना है। सेम आईफोन के ऊपर मुकेश अंबानी को जितना टैक्स देना है, मुझे भी उतना ही टैक्स देना है, जबकि दोनों के इनकम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस हम इतने में ही रखते हैं। आज की क्लास इतना ही है। आगे का जो क्लास है, आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है, एसएससी का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली आज का क्लास आपको अच्छा लगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रेगुलरली ये क्लास करने वाले। ठीक है, ये जो नोट्स है आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं नोट अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल।